हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे संजीव डेस्क वर्क में दिए गए जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं, जो 8 मॉडल टेस्ट पेपर आपके संजीव डेस्क वर्क में दिए गए हैं कक्षा 8 के विज्ञान विषय के, उनको हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। साल भर आपने जो पढ़ाई करी है उसका आप एनालिसिस कर रहे हो कि आपको कितना कुछ आता है और कहाँ आपकी कमजोरी है, जिसको आप जो है ओवरकम करने की कोशिश करोगे, जिसको आप सही करने की कोशिश करोगे, जहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको क्लियर करने की कोशिश करोगे। तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर चौथा जो है, मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 4 जो अभ्यास के लिए दिया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर सेम वैसा ही है जैसा बोर्ड ने जारी किया है, यानी आपका जो 23 फरवरी को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, वहाँ पे जैसा पैटर्न आएगा, जिस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, बिल्कुल वो सेम पैटर्न इसमें दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 4। देखिए, आप जानते ही हैं कि खंड ए में सारे क्वेश्चन जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हम पहले 3 मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुके हैं, सेम पैटर्न रहेगा। तो पहले जो प्रश्न है खंड ए है, उसके अंदर प्रश्न संख्या 1 से 8 तक है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, यानी एमसीक्यू यहाँ पे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, आपको विकल्प दिए हुए होंगे, एक विकल्प जो है सही है चुन करके आपको भरना है। पहला प्रश्न दे रखा है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोगी पदार्थ है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए तेल, सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये सारे ही खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें से किसी के द्वारा भी हम खाद्य पदार्थों का परिरक्षण कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं। वनों को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम वनोन्मूलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जिसमें से अच्छी तरह से करंट गुजरता हो वो कौन सा है। लकड़ी में से करंट नहीं गुजरता, प्लास्टिक में से नहीं गुजरता। अगला जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दिया है लोहा। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, लोहा। लोहा में से करंट गुजरता है कि नहीं गुजरता है। हाँ, लोहा में से गुजरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है, पृथ्वी के मध्य भाग को कहते हैं। पृथ्वी का जो सबसे इनर पार्ट होता है, मध्य भाग होता है सबसे आंतरिक, उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक क्रोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो सबसे पहले खोजा जाने वाला प्रतिजैविक जो था वो था पेनिसिलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। तो देखिए, मोमबत्ती की ज्वाला का जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, सबसे बाहरी क्षेत्र, वो सबसे गर्म हिस्सा होता है और उसका रंग नीला होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है, जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस। देखिए, जल का जब विद्युत अपघटन करते हैं हम, यानी जल में से करंट गुजारते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनके ऊपर अलग अलग गैसों के बुलबुले आपको दिखाई देंगे, और दोनों पर एक पे जो है थोड़े ज़्यादा, क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना होता है। एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस आएगी, एक पे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 परमाणु यहाँ पे हैं, इसलिए हाइड्रोजन दुगुनी मात्रा में होगी, ऑक्सीजन कम मात्रा में होगी। तो देखिए, धन टर्मिनल पे कौन सा आएगा, धन टर्मिनल पे वही आएगा जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो माइनस चार्ज किस पे होता है, ऑक्सीजन पे। तो धन टर्मिनल पे कौन आएगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आएगी। अगला जो प्रश्न है वो है, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है। ईंधन का ऊष्मीयमान होता है उसको किस में मापते हैं, मापने की इकाई क्या है। तो उसको मापने की इकाई होती है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ये क्या है, ऊष्मीयमान का मात्रक होता है। इस तरह से अपना खंड ए जो है समाप्त होता है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न थे। खंड ब जो है उसमें आपसे जो है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रश्न संख्या 9 से 12 इस खंड ब के अंदर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो कोई भी 2 जीवाश्म ईंधन आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया कोयला। ठीक है, कोयला, और दूसरा क्या लिख सकते हो, पेट्रोलियम आप यहाँ पे लिख सकते हो। कोयला और पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इसी तरह से अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है, रेशम कीट के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं के नाम। तो रेशम कीट जो है उसके जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले अंडा, अंडे से क्या बनता है, लार्वा, लार्वे से बनता है प्यूपा, और प्यूपा से वयस्क मेंढक बनता है। इस तरह से रेशम के कीट की जीवन चक्र की विभिन्न अवस्था आप लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो, प्रमुख कृषि पद्धतियों के नाम बताइए। तो प्रमुख कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं।
तो हमने जो पहला चैप्टर है उसमें अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। पहले मिट्टी तैयार करना, दूसरा जो स्टेप होता है बुआई करना, बुआई के बाद क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में खाद एवं उर्वरक देना, चौथा जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, खाद और उर्वरक देने के बाद में उस खाद का अब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए, न्यूट्रिशन जो है मिट्टी में चले जाएं, उसके लिए क्या करेंगे, पांचवें स्टेप में हम सिंचाई करेंगे। सिंचाई के बाद क्या करेंगे, निराई करेंगे। ठीक है, निराई करेंगे, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया हम जो है करेंगे। और उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब फसल पक करके तैयार हो जाती है तो हम उसकी कटाई करते हैं और कटाई के बाद भंडारण। इस तरह से आपको ये कृषि पद्धतियों के नाम लिखने हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है सर्पी घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो सर्पी घर्षण का मतलब क्या होता है, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर फिसलती है। ठीक है, एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर इस तरह से फिसलती है तो उनकी संपर्क सतहों, जैसे पेंसिल और मेरी उंगली के बीच में जो संपर्क सतह है, यहाँ पे जो बल लग रहा है, इस लगने वाले बल को मैं क्या कहूँगी, सर्पी घर्षण कहूँगी। ठीक है, ये होता है सर्पी घर्षण। तो यहाँ पे अपना खंड ब भी समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इसमें जो डैश वर्क में दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इनमें से एज इट इज उठा करके प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, ये यकीनन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, खंड स की अगर हम बात करें तो खंड स में आपसे लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे बड़ा खंड यही होता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न संख्या 23 से 22 तक, और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंक का होता है। कुल मिलाकर के ये जो खंड है स, ये आपका 40 अंक का होता है। 80 नंबर का जो टोटल पेपर है उसमें से अकेला खंड स 40 नंबर का होता है। देखिए, 13वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों के सामने दिए गए कोष्टकों में सत्य अगर सही है तो टी और असत्य है तो एफ लिखना है। क्या दे रखे हैं कथन, पढ़ के देखते हैं। पहला कथन दे रखा है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जीवाश्म ईंधनों का हम लगातार प्रयोग करते रहे तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये ट्रू है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला जो प्रश्न पूछा है, जो लाइन दे रखी है वो है, कोयला एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। देखिए, कोयला जो होता है वो द्रव नहीं होता है, वो ठोस होता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। अगली लाइन दे रखी है, पेट्रोलियम गहरे रंग का ठोस है। तो देखिए, पेट्रोलियम ठोस नहीं होता है, पेट्रोलियम द्रव होता है। तो ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स, एफ, असत्य हो जाएगी। और फिर अगली लाइन दे रखी है, विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में ड्रिल किया गया। ये बात बिल्कुल सही है, पहला जो तेल का कुआं था वो सबसे पहले पेंसिल्वेनिया अमेरिका में ड्रिल किया गया था। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, वो आपसे क्या पूछा गया है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने 3 मॉडल पेपर कर लिए हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि 14वां क्वेश्चन में तो जो है रिक्त स्थान आएंगे, 13वें में तो जो है आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, उसके बाद 15वां कौन सा आएगा, 16वां किस तरह का आएगा, आपको याद हो गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न जो है एग्जाम में आने वाला है। 14वां क्वेश्चन देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरने हैं। खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे खरपतवार। फलीदार पौधों की जड़ों में खालिस्तान पाए जाते हैं। तो फलीदार जो पौधे होते हैं जिनको लेगुमिनस प्लांट्स कहते हैं, उनकी जड़ों में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। हल में लोहे की मजबूत तिकोनी जो पत्ती होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाल कहते हैं। हल के सामने एक लोहे की तिकोनी पत्ती लगी हुई होती है जो मिट्टी को खोदती चलती है, उसे हम फाल कहते हैं। अगली जो लाइन दे रखी है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल बुआई के लिए क्या करते हैं, हल का प्रयोग ना करके सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। तो खालिस्तान में क्या आएगा, सीड ड्रिल आएगा। प्रश्न संख्या 15 जो दे रखा है वो है, कभी कभी भोजन पकाने वाला तेल आग क्यों पकड़ लेता है। तो भोजन पकाने वाला तेल आग पकड़ने की वजह क्या होती है, ये जो तेल होता है, कोई भी वस्तु में आग कब लगती है, जब उसका ज्वलन ताप प्राप्त हो जाए, ज्वलन ताप प्राप्त हो जाए तब उसमें दहन की प्रक्रिया होती है। तो तेल जो है उसका ज्वलन ताप क्या होता है, कम होता है, तेल का ज्वलन ताप कम होता है। जब हम कभी भोजन बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो जिस बर्तन में हम तेल लेते हैं उसके नीचे हम क्या करते हैं, फ्लेम जलाते हैं, ज्वाला जलाते हैं, गैस जला रहे हैं, स्टोव जला रहे हैं।
तो क्या होता है, धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ते बढ़ते इस तेल का जो ज्वलन ताप है वहाँ तक वो तापमान जब पहुँच जाता है तो तेल क्या करता है, आग पकड़ लेता है। तो भोजन पकाते समय क्या होता है, तेल का ज्वलन ताप कम होने की वजह से जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो जल्दी ज्वलन ताप को वो प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी आग पकड़ लेता है। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है, लकड़ी की तुलना में हमें मिट्टी के तेल को रखने में विशेष सावधानी क्यों बरतनी चाहिए। तो देखिए, लकड़ी का जो ज्वलन ताप होता है ना वो ज़्यादा होता है। लकड़ी का ज्वलन ताप क्या होता है, लकड़ी का ज्वलन ताप होता है ज़्यादा होगा तो उसको बहुत ज़्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी तभी आग पकड़ेगी। लेकिन मिट्टी का तेल जो होता है उसका ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है। उसको थोड़ी सी भी ऊष्मा मिले नहीं जलना स्टार्ट कर देगा, तो वो बहुत ज्वलनशील होता है, इसलिए उसको रखने में सावधानी बरतनी चाहिए। और ज्वलनशील क्यों होता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए उसको रखने में सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगला जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न संख्या 16। देखिए 15, 16, 17 ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको भाग दिए हुए हैं, यानी दो भाग दिए हुए हैं। इन प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न दिए गए हैं और दोनों प्रश्न दो अंक के हैं। 16वें प्रश्न का पहला भाग देखिए, यदि टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहा हो उसमें आयोडीन अनुपस्थित हो तो क्या होगा। देखिए, टैडपोल जो है वो वृद्धि करता है ना, उसकी वृद्धि का कंट्रोल कौन करता है, उसकी वृद्धि का कंट्रोल करने का काम यानी उसके नियमन करने का काम कौन करता है, एक हार्मोन करता है जिसको हम क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन करता है, थायरोक्सिन। ठीक है, कौन सा, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, इसकी वृद्धि का नियमन करता है, उसको कंट्रोल करता है। इसकी वृद्धि को कंट्रोल करने का काम ये हार्मोन करता है। अब ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये ग्रंथि से स्रावित होता है जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो है सिक्रीट किया जाता है। थायराइड ग्रंथि ये हार्मोन छोड़ती है। अब ये थायराइड ग्रंथि प्रॉपरली काम जब करेगी जब आयोडीन होगा। ठीक है, जब आयोडीन उपस्थित होगा ना पानी में तभी ये थायराइड ग्रंथि काम करेगी। ये अच्छे से काम करेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ेगी। थायरोक्सिन हार्मोन अगर होगा तो ही टैडपोल की वृद्धि होगी। तो कुल मिलाकर के क्या मतलब हुआ, अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्रंथि प्रॉपरली काम नहीं करेगी। ये काम नहीं करेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो टैडपोल लार्वा में वृद्धि नहीं होगी। तो जिस जल में वृद्धि कर रहा है उसमें आयोडीन अनुपस्थित हो तो क्या होगा, हम लिखेंगे अगर जिस जल में टैडपोल लार्वा वृद्धि कर रहा है उसमें अगर आयोडीन अनुपस्थित होगा तो टैडपोल वयस्क में परिवर्तित नहीं होगा, वयस्क मेंढक उससे नहीं बनेगा, टैडपोल वयस्क में परिवर्तित नहीं होगा। कारण आप लिख दोगे कि इसकी वृद्धि का नियमन कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा छोड़ा जाता है, स्रावित किया जाता है। और थायराइड ग्रंथि तभी प्रॉपरली काम करती है जब आयोडीन वहाँ पे उपस्थित हो। तो आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। आयोडीन नहीं होगा तो टैडपोल लार्वा जो है वयस्क में परिवर्तित नहीं होगा। अगला जो प्रश्न पूछा है आपसे वो पूछा है, नर लैंगिक हार्मोन का नाम बताना है और उसके कार्य भी बताने हैं। तो मनुष्यों के अंदर जो नर लैंगिक हार्मोन होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो नर लैंगिक हार्मोन होता है। इसके कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है, एक तो है ये शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, एक तो ये शुक्राणु का उत्पादन करता है और दूसरा क्या करता है, जो गौण और द्वितीयक और प्राथमिक जो लैंगिक लक्षण होते हैं जैसे दाढ़ी, मूंछ आना, आवाज़ नियंत्रित होना, ये सारे के सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं। तो नर लैंगिक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और इसके दो कार्य क्या हो जाएंगे, एक तो शुक्राणु बनाने का, शुक्राणु के निर्माण का कार्य करता है और दूसरा काम क्या करता है, ये प्रथम व द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे दाढ़ी, मूंछ आना, आवाज़ को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। अगला जो प्रश्न पूछा है प्रश्न संख्या 17, इसमें भी दो भाग हैं और देखिए कुल मिला के 4 नंबर का प्रश्न है, यानी पहले भाग के 2 नंबर हैं और दूसरे के भी 2 नंबर हैं। क्या प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब के कारण किसी व्यक्ति पर कार्यरत कुल बल 15 टन है। यदि व्यक्ति इतने अधिक बल को कैसे सहन कर लेता है जबकि उसके द्वारा 1 टन लोड को भी ले जाना संभव नहीं है। क्या कह रहा है
कि वायुमंडलीय दाब है ना वो 15 टन के बराबर होता है, जबकि उसके ऊपर 1 टन भारी सामान कुछ रख दें तो भी उसको ले जाना संभव नहीं है, फिर वो 15 टन को कैसे सहन करता है। तो देखिए कल भी ये क्वेश्चन आया था, इसी तरह का क्वेश्चन होता क्या है, जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, इसके विपरीत हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन, ठीक है, जो धमनी और सिराएं जो होती हैं, हमारे खून को ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं, वो भी एक विपरीत बल लगाती रहती हैं, वायुमंडलीय दाब के विपरीत बल। इस तरह से वायुमंडलीय दाब और ये रक्त वाहिनियों द्वारा लगाए जाने वाला बल, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते रहते हैं, ठीक है, ये संतुलित करते रहते हैं, इसलिए हमें वो दाब महसूस ही नहीं होता है। लेकिन इतना सारा भार हम अगर ऊपर रखते हैं तो वो हमसे सहन नहीं होगा, क्योंकि ये जो दाब है इसको संतुलित करने के लिए रक्त वाहिनियों के द्वारा एक विपरीत दिशा में भी बल लगाया जाता है। अगला जो प्रश्न है इसी का दूसरा भाग, वो कह रहा है, कुली अपने सर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। कुली को आपने देखा होगा, उसका काम क्या होता है, भार ढोना होता है, बहुत भारी सामान को उठा करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अब होता क्या है, वो अपने सर के ऊपर एक कपड़े को गोल गोल लपेट करके रख लेता है। तो उसका कारण क्या होता है, जब वो गोल गोल लपेट करके सर पे जो है कपड़ा रख लेता है तो क्या होता है, ये जो भार सर के ऊपर रखा जाने वाला है और ये जो उसका सिर है, इसके बीच में जो संपर्क क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो बढ़ गया है, क्षेत्रफल बढ़ गया है। अब क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से क्या होता है, दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल जैसे बढ़ता है, क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ेगा दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और दाब कम होने की वजह से उसको भार कम महसूस होगा, जिससे वो सामान को, भार को आसानी से उठा सकेगा। अगला जो प्रश्न पूछा है आपसे, वो आपसे पूछा है कॉलम मिलान कीजिए, ठीक है, कॉलम मिलान करने हैं। कॉलम 1 दे रखा है आंतरिक निषेचन। तो देखिए आंतरिक निषेचन का मतलब क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है, मनुष्य में, पशु में और पक्षी में, इन सब के अंदर क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। अगला जो प्रश्न पूछा वृषण, तो वृषण क्या काम करते हैं, वृषण के अंदर जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु और शुक्राणु का संलयन की जो प्रक्रिया है उसको हम निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन की अगर हम बात करें तो बाह्य निषेचन किस में होता है, मेंढक में होता है। आप जानते हैं कि मेंढक में जो होता है वो मादा मेंढक होती है, वो पानी में अंडे दे देती है और नर मेंढक आकर के उनके ऊपर जो है शुक्राणु छोड़ देता है। शरीर के बाहर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है आलू की चालकता का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए आलू की चालकता का परीक्षण अगर आपको करना है तो आपको क्या करना है, जो है एक डब्बी ले लेंगे, माचिस की खाली डब्बी ले लेंगे, उसके अंदर एक चुंबकीय सुई को आप रख देंगे, यानी एक संपरी चित्र बनाएंगे, और उस संपरी चित्र के जो फ्री एंड हैं, देखिए चित्र बना करके दिखा रखा है आपके पास जो आंसर बुकलेट है। आप जब ये बुक परचेज करोगे टेस्ट वक्त तो इसके साथ आंसर की बुकलेट भी आपको मिलेगी। देखिए ये आलू है कटा हुआ, और यहाँ पे हमने एक विद्युत बैटरी जोड़ दी है, एक शेल जोड़ दिया है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, माचिस की खाली डब्बी लेकर के उसके अंदर उसको संपरी चित्र बनाया है, यानी चुंबकीय प्रभाव को दिखाने वाला संपरी चित्र, या चुंबकीय सुई रखी और उसके ऊपर तार को लपेट दिया। अब तार के जो फ्री सिरे हैं, दोनों जो स्वतंत्र सिरे हैं, उन दोनों को आलू के अंदर जो है घुसा दिया है। आलू के अंदर इसके जो है इसको घुसा दिया है। आलू के अंदर डालने के बाद क्या होता है, जब जैसे ही आलू के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, अगर ये विद्युत का प्रवाह इसके अंदर हो रहा है तो ये चुंबकीय सुई क्या करेगी, जो है हिले डुलेगी, ठीक है, इसके अंदर हमें हलचल महसूस होगी। इससे पता चलेगा कि इस आलू के अंदर विद्युत का प्रवाह हो रहा है। इसके अलावा जो धन टर्मिनल होगा ना, धन सिरा, वहाँ पे नीले रंग का धब्बा बन जाएगा। इससे पता चलता है कि आलू में विद्युत की चालकता होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो प्रश्न संख्या 20 पूछा है, ध्वनि की प्रबलता से क्या आशय है। तो ध्वनि की प्रबलता है ना, ध्वनि की प्रबलता किस पे डिपेंड करती है, ध्वनि की प्रबलता कंपन के जो आयाम होते हैं, कंपन के आयाम जो होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। कंपन के आयाम के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कंपन के आयाम बढ़ेंगे तो ध्वनि भी बढ़ेगी। और समानुपाती भी किसके होती है, वर्ग के, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मान लो कंपन हम 2 गुना करेंगे तो ध्वनि की प्रबलता जो होगी, ध्वनि की प्रबलता होगी वो क्या होगी, वो 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको 3 गुना करेंगे तो ये 9 गुना बढ़ जाएगी, यानी कंपन के आयाम पे जो है ध्वनि की प्रबलता
निर्धारित की जाती है आयामों के द्वारा। आयामों की जैसे जैसे हम आयाम को बढ़ाएंगे, कंपन के आयाम को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ध्वनि की प्रबलता बढ़ती जाएगी। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि है, 80 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि है, तो हम कहेंगे कि इस ध्वनि को हम शोर में काउंट करेंगे, ये हमारे लिए कष्टदायक होगी, इसको हम शोर में काउंट करेंगे। अगला प्रश्न पूछा है, तड़ित झंझा या थंडरस्टॉर्म किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो तड़ित झंझा किस प्रकार उत्पन्न होती है? तो तड़ित झंझा का उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? जब बादलों के ऊपर क्या होता है, गरज वाले तूफानों के बनते समय क्या होता है, वायु की धाराएं ऊपर की तरफ, वायु की धाराएं क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं वायु की धाराएं, ठीक है, वायु की धाराएं, और बारिश की जो बूंदें होती हैं वो नीचे की तरफ आती हैं, बारिश की बूंदें नीचे की तरफ आती हैं और वायु की धाराएं ऊपर की तरफ जाती हैं। अब इन दोनों के बीच में बहुत तेज गति होती है, बहुत तेज गति होने के कारण क्या होता है, जो रगड़ होती है आपस में इनकी रगड़ के कारण क्या बनता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न हो जाता है तो ये आवेश अलग अलग पृथक्करण हो जाता है। जैसे ये एक बादल है, अब बादल के ऊपरी किनारे और नीचे वाले किनारों के ऊपर जो है अलग अलग आवेश जमा हो जाते हैं। जैसे नीचे वाले हिस्से पे माइनस 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 यानी ऋण आवेश यहाँ इकट्ठा हो जाता है और धन आवेश ऊपर की तरफ सारा का सारा जा करके इकट्ठा हो जाता है। अब अगर हम बात करें धरातल की, ये धरातल है, यहाँ पे सब जगह धन आवेश होता है, ठीक है, यहाँ पे सब जगह धन आवेश एकत्रित रहता है। जब बहुत ज़्यादा ऋण आवेश और बहुत ज़्यादा धन आवेश होता है तो बीच में जो हवा है, बीच में जो वायु है, वैसे तो ये विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन जब ये आवेश बहुत ज़्यादा होता है तो आवेश के प्रवाह को रोक नहीं पाती है और ये धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो आवेश का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। जब आवेश का प्रवाह होता है तो हम बहते हुए आवेश को ही क्या कहते हैं, बहते हुए आवेश को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं या विद्युत हम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है जिससे प्रकाश की धारियाँ बनती हैं और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये कौन सी प्रक्रिया है, ये थंडरस्टॉर्म या विद्युत गर्जन वाली। ये इसके अलावा ये क्या होती है, बादल और पृथ्वी के बीच में हो सकती है और किन्हीं दो बादलों के बीच में भी ये प्रक्रिया हो सकती है। अगला जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न संख्या 22, उसमें आपसे क्या पूछा है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो नेत्रों की देखभाल के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको परामर्श दिया है तो आप चश्मे का उपयोग कीजिए। डॉक्टर ने अगर आपको कहा है कि चश्मे का उपयोग करना है तो चश्मे का उपयोग कीजिए। इसके अलावा बहुत कम प्रकाश अगर है या बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो उसमें जो है आपको नहीं देखना है, इससे रेटिना को हानि हो सकती है। सूर्य को सीधा नहीं देखना है, इससे आपका जो लेंस है या रेटिना है उन दोनों को नुकसान हो सकता है। उसके अलावा क्या है, आंखों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। आंख में अगर कुछ चला जाए, धूल मिट्टी का कण चला जाए तो उसको जो है साफ पानी से धोना चाहिए, बार बार नहीं रगड़ना चाहिए। फिर भी अगर सुधार नहीं हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए और समय समय पर अपनी आँखों का चेकअप डॉक्टर से कराना चाहिए। ये जो है कुछ सावधानी आप रख सकते हैं अपनी आँखों की देखभाल के लिए। अगला जो है आपके पास खंडदय स्टार्ट हो जाता है। अब खंडदय की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियोस में शायद मैंने कहा था 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक्चुअल में खंडदय के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न 3 होते हैं, प्रश्न संख्या 23, 24 और 25, और ये तीनों ही प्रश्न 8-8 अंक के होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, टोटल 24 नंबर का ये जो है खंडदय है, जिसमें कुल 3 प्रश्न होते हैं, लेकिन 3 प्रश्नों के भी भाग होते हैं, ठीक है। और आपको अथवा में भी मिलते हैं, अगर पहला नहीं आता तो दूसरा कर सकते हैं। जैसे ये 23वां प्रश्न दिया है, एक उदाहरण से समझाइए कि बल, खिंचाव या धक्का किसी वस्तु कि स्थिर अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है, उदाहरण देकर समझाना है। दूसरा प्रश्न पूछा है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा पूछा है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय, यानी शोर या ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय बताने हैं। अगर आपको तीनों प्रश्न आते हैं, आप श्योर हो, कॉन्फिडेंट है, आप में कॉन्फिडेंस है, तो आप तीनों अटेंड करेंगे। अगर इनमें से एक भी नहीं आता है तो अथवा वाले पे जाएंगे। अथवा वाले में क्या है, स्कूल बैगों की चौड़ी पट्टियाँ क्यों होती हैं। दूसरा इसमें पूछा है, घर्षण क्या है, घर्षण को घटाने एवं बढ़ाने हेतु क्या क्या, एक एक उपाय लिखिए। फिर पूछा है, निम्नलिखित की व्याख्या करो, अश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, श्रव्य तरंगें क्या होती हैं। अगर आपको ये तीनों आते हैं तो आप तीनों कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहला तो इसका कर दिया और 2 भाग इसके कर रहे हो तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिसके ज़्यादा आपने अटेंड किए हैं उसी के इन 2 के मिलेंगे, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए एक ही पर्सन में जो है पहला करना है या दूसरा करना है, एक के ही सारे पार्ट करने हैं, या तो अथवा वाले के कीजिए या ऊपर वाले के कीजिए। देखिए 24वां प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न संख्या 24 जो आपको दी है वो है,
प्रश्न संख्या 24 में भी फिर आपसे अथवा में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है प्रश्न संख्या 24। इसमें भी इसी तरह से आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। प्रतिजीवी क्या है, प्रतिजीवी के लिए इसमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, नेत्र की संवेदन क्षमता, दृष्टि प्रयास क्या है, और इसी तरह से अथवा में भी जो है ये 2 प्रश्न दे रखे हैं। आपको ये दोनों आते हैं तो इनको कीजिए, ये नहीं आते हैं तो इनको जो आप कीजिए। इनके आंसर जो है आपको संजीव डैश वर्क की जो आंसर की बुकलेट है उसमें इजीली मिल जाएंगे। इसी तरह से 25वां प्रश्न है। 25वें प्रश्न में भी आपको अथवा में प्रश्न दे रखे हैं। 2-2 प्रश्न हैं। देखिए 6 नंबर का पहला प्रश्न है और दूसरा 2 नंबर का है। आपको अगर ये दोनों आते हैं तो इनको कीजिए, ये दोनों नहीं आते हैं तो अथवा वाले कीजिए। ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक भाग कर सकते हो, अथवा वाला कर सकते हो या ऊपर वाला, तो पूरे 8 नंबर आपको इस प्रश्न के मिल जाने वाले हैं। इस तरह से बच्चों हमारा आज का जो कार्यपत्रक संख्या हम जो आज डिस्कस कर रहे थे अपना मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 4 वो अपना कंप्लीट होता है। और कल हम लेकर के आएंगे मॉडल टेस्ट पेपर संख्या 5। जो 8 दे रखे हैं मॉडल टेस्ट पेपर उन सभी को एक एक करके हम हल करेंगे, जिससे आपकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल भी भय आप में नहीं रहेगा, क्योंकि आप बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आए हो, बुक के कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर ही लिए हैं। फिर भी अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए बेझिझक, मैं आपकी अवश्य ही मदद करूँगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ताकि वो भी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए।